हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की NCERT की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेसन जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया गया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हर हल करा दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका 5वां लेसन चल रहा था। 5वें लेसन का पहला लेक्चर भी पढ़ा दिया गया है। तो आज आपका 5वें लेसन का सेकंड लेक्चर यानी कि चलने वाला है। तो हम लोग आज सेकंड लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। तो हम लोगों ने लोधी वंश को पढ़ा, गुलाम वंश को पढ़ा, तुगलक वंश को पढ़ा, खिलजी वंश को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश, उसके बाद में लोधी वंश को हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सैयद वंश का शासन कब से कब तक चला, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो भी वंशेस पढ़े हैं, जो भी काल को पढ़ा है, उसके संस्थापक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक चला, उसके संस्थापक कौन रहे, इसमें कौन कौन से शासक, मतलब कितने शासक इसमें शासन किए सैयद वंश में, तो आज हम लोग इस सब के बारे में डिटेल जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो लिखा है आपका लेसन 5 यानी कि आपका पार्ट 5 सल्तनत काल का विघटन चल रहा था। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है 5वां लेसन। तो हम लोग आज से हम लोग का सेकंड लेक्चर चलने वाला है यानी कि आपके लेसन 5वें का। तो दोस्तों हम यहाँ देख लो डाले सैयद वंश और यहाँ पे लिखा है इनका डेट जो लिखा है वो लिखा है जो मतलब देखिए जो सैयद वंश चला वो चला 14 से 14 ईस्वी, मतलब 14 से लेके 1451 ईस्वी तक, यानी टोटल मिला के आपके 37 वर्ष तक ये शासन चले। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज समझने वाले हैं कि सैयद वंश। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले तुगलक वंश को पढ़ा था। तो तुगलक वंश में हम लोगों ने उसमें फिरोज शाह तुगलक को भी पढ़ा, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जानी। तो उसके बाद में बाजी यहाँ पे क्या आ गई थी कि जब 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दौलत खां को पराजित किया और क्या किया समझिए, यहाँ पे आ जाते हैं सैयद वंश। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि सैयद वंश का जो शासनकाल चलता है वो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक चलता है। क्लियर। अब आपको यहाँ ये समझना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है। अब आपको यहाँ ये समझना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको यही समझना है कि इसके संस्थापक कौन थे, किसके, सैयद वंश के। तो मैं आपको बता दूँ सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां। खिज्र खां उनका नाम था, खिज्र खां। ये कौन थे खिज्र खां, आपको याद रखना है। खिज्र खां जो थे वो ये सैयद वंश के क्या थे, ये संस्थापक थे। ठीक है। तो इसमें आपका दो बात क्लियर हुआ। क्या, पहला तो जो इनका सन चलता है ये टोटली मतलब मिला के आपके ये जो चलते हैं इनका शासनकाल चलता है 37 ईस्वी, मतलब वर्षों तक। ठीक है, वर्षों तक। तो आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो इनका जो शासनकाल चलता है वो चलता है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक, अर्थात यानी कि 37 वर्ष तक। ठीक। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां। तो अब हम आपको बता रहे हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किस पे, खिज्र खां पर। ठीक है। तो अभी इनके हम पहले इन पे बात कर लेते हैं, यानी कि जो इसके संस्थापक हैं। उसके बाद इसमें कितने शासक ने शासन किया, हम उन सभी शासकों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, खिज्र खां की। तो हम आपको बता दें कि जब 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने किसको हराया था, दौलत खां को। किसको, दौलत खां को। क्या किया था, खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित किया। पराजित मतलब हरा दिया था, कहाँ, दिल्ली। यानी कि उस टाइम दौलत खां को खिज्र खां ने क्या किया, पराजित किया, हराया और क्या किया, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। जब दिल्ली पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया उसके बाद क्या होता है, देखिए दिल्ली यहाँ पे 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित किया और पराजित करने के बाद दिल्ली पर उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव रखी। किसने, खिज्र खां ने एक नए वंश की नींव रखी जिसका डेट रहा यही 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक, अर्थात जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया सैयद क्या, वंश। ठीक है, जिसे कहा गया सैयद वंश। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित किया और पराजित करने के बाद 1414 पराजित करने के बाद वो क्या किया, वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तो वहाँ पे एक नए
मतलब नए राज्य की नींव डाली, जिसका सन था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, अर्थात जिसे कहा गया सैयद वंश। तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे, जिन्होंने सैयद वंश की नींव रखी, वो थे कौन? खिज्र खां। ठीक, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं। देखिए इसमें एक मेन पॉइंट ये था कि जब इन्होंने सैयद वंश की नींव रखी, यहाँ पे इन्होंने खिज्र खां ने सैयद वंश का इन्हें संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने वहाँ पे दिल्ली पे सैयद वंश की स्थापना की, यानी कि जब दौलत खां को पराजित करने के बाद इन्हीं का चांस आ जाता है दिल्ली पर, खिज्र खां का। तो जब ये अपना मतलब सत्ता पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो इनका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। और जब इनका काल स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि सैयद वंश, जो सैयद वंश के नाम से जाना गया, यानी कि इन्होंने जिस वंश की स्थापना की उसे सैयद वंश के नामों से क्या किया गया? जाना जाता है। और इस काल में एक और बात आती है कि इस काल में, यानी सैयद वंश में, इस काल में न तो खिलजी वंश की तरह क्या हुआ, न तो खिलजी वंश की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई, बल्कि इसमें तुगलक काल की तरह भी क्या, इसमें तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार भी नहीं हुए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने खिलजी वंश को देखा था, क्या? खिलजी वंश में देखिए साम्राज्य विस्तार पर जोर दिया गया था। और अगर हम तुगलक वंश की बात करें, क्या? अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश में किस पे? तुगलक वंश में प्रशासनिक सुधारों पर फोकस किया गया था। किस पे? प्रशासनिक, यानी कि तुगलक काल में प्रशासनिक सेवा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और खिलजी वंश में साम्राज्य विस्तार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इन दोनों काल की तरह ये काल नहीं था, अर्थात सैयद वंश ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इस काल में न तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई और न ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार। यानी कि सैयद वंश जो सैयद काल था, ये खिलजी वंश और तुगलक वंश से काफ़ी भिन्न था। और यही रीजन रहा कि सैयद वंश बहुत कम समय तक ही दिल्ली में मतलब अपने सत्ता पर बना रहा। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, एक बात यहाँ पे ये आती है, अब सैयद वंश के बाद जो आते हैं वो आते हैं लोधी वंश, जिसके संस्थापक होते हैं बहलोल लोधी। तो हम उसे तो बाद में समझेंगे, उससे पहले हम सैयद वंश को पढ़ रहे हैं तो हम इसको पूर्ण रूप से जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने समझा कि जब सैयद वंश की, पहले आपने समझा कि सैयद वंश का जो स्टार्टिंग होती है वो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक होता है। फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सैयद वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सैयद वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं खिज्र खां। फिर बात हम करते हैं खिज्र खां पर। तो खिज्र खां ने क्या किया? दिल्ली पे क्या था? दौलत खां का कब्जा था, तो उन्होंने दौलत खां को क्या किया? पराजित किया। और जब पराजित किया तो उसके बाद दिल्ली पे अपना अधिकार किया और वहाँ नए राज्य की नींव डाली, जिसे कहा गया सैयद वंश। ठीक है, जिसका शासनकाल था 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक, अर्थात 37 वर्षों तक इनका शासन चला, किसका? सैयद वंश का। और इसमें सैयद वंश क्या कारण था कि ज़्यादा मतलब लंबा नहीं चल पाया? तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि जिस तरह से खिलजी वंश में साम्राज्य विस्तार पर फोकस किया गया, जिस तरीके से तुगलक वंश में राजनीतिक मतलब प्रशासनिक तौर पे सुधार किया जाने की कोशिश की गई थी, तो एक खिलजी वंश और तुगलक वंश की तरह यदि इसमें भी प्रयास किए गए होते तो ये भी शायद लंबा इनका काल होता। बट इनका काल सिर्फ 37 वर्षों तक क्यों रह गया? तो यही रीज़न था कि इसमें जो भी शासक थे शायद उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार पर फोकस नहीं किया, तो इसी वजह से इनका क्या हो गया? सल्तनत का विघटन हो गया। तो आप वही चैप्टर ही पढ़ रहे हो कि सल्तनत का विघटन कैसे होता है। तो हम आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? अब बात यहाँ पे आ जाती है सैयद वंश। अब सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो थे कौन? सैयद वंश के संस्थापक तो हमने आपको बताया कि सैयद वंश के संस्थापक थे खिलजी वंश। और सैयदों के कुल 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, यानी कि सैयदों का जो शासन काल रहा वो 37 तक ही रहा, मतलब 37 वर्षों तक ही। फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इसमें कुल, यानी कि जब इनका शासनकाल 37 वर्षों तक ही था, तो इस 37 वर्षों में कितने लोगों मतलब कितने शासकों ने शासन किया? यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि कितने, यहाँ पे 37 वर्षों तक इनका शासन था, तो इन 37 वर्षों में कितने शासकों ने इस पे शासन किया? तो हम आपको बता दें 4। क्या? 4 शासकों ने शासन किया था सैयद वंश में। तो 4 शासकों में कौन कौन से शासक थे?
तो सबसे पहला शासक तो खिज्र खां ही थे, जो सैयद वंश के संस्थापक थे। तो हम खिज्र खां को पढ़ते हैं, उसके बाद में जो 3 शासक बचेंगे हम उसके बाद में उनको भी जानेंगे, उनके बारे में भी, उनके शासन काल को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम खिज्र खां को ही अच्छे से जान लेते हैं कि कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, ये सारी डिटेल। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ बात ये आती है खिज्र खां की। हम बात अब करेंगे खिज्र खां का। खिज्र खां, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि खिज्र खां केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं था। खिज्र खां केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं बल्कि वो एक प्रतापिक राजा भी था। यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि खिज्र खां जो थे वो एक प्रतापी क्या थे, एक मतलब प्रतापी शासक भी थे। सिर्फ वो सैयद वंश के संस्थापक ही नहीं, वो एक प्रतापी शासक भी थे, यानी कि जो बहुत ही मतलब इनको बहुत ही प्रतापी माना जाता था। किसको? खिज्र खां को। अभी ऐसा क्यों, तो हम आपको बताते हैं। आगे चलिए। यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि इसमें एक पुस्तक का नाम है, हम आपको बताते हैं, तारीख-ए-मुबारक शाही करके। तारीख-ए-मुबारक शाही, ठीक है। इसको पकड़िए पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक पुस्तक आती है तारीख-ए-मुबारक शाही। इसमें कहा गया है कि जो खिज्र खां हैं वो इन्हें मतलब खिज्र खां को इस पुस्तक में सैयद बताया गया है। सैयद मतलब जानते हो, इन्हें कहा गया है कि ये एक सैयद, मतलब इनको सैयद बताया गया है। इसका मतलब ये है कि सैयद से आशय ये है कि मतलब पैगंबर मोहम्मद, उनके क्या पूर्वज, ठीक है। लेकिन इस मतलब पूर्वज मतलब वंशज, लेकिन इस बात को आप पूर्ण रूप से नहीं व्यक्त कर सकते क्योंकि अभी इतिहासकारों के बीच में इस बात को लेके मतभेद है कि मतलब इसमें तारीख-ए-मुबारक शाही में इन्हें सैयद बताया गया है। किसको? खिज्र खां को। तो ये भी बातें मतलब कंफर्म नहीं है, इतिहासकारों का ऐसा कहना है, लेकिन अभी उनके बीच में मतभेद इस बात को लेके बना हुआ है। अब बात यहाँ पे आ जाती है, हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मुबारक शाही में खिज्र खां को सैयद बताया गया है, परंतु ये बातें भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती क्योंकि इतिहासकार बताते तो हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी इस बात को व्यक्त नहीं करते हैं। अब क्या हुआ, खिज्र खां जो थे ना, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिया जाती है कि इनके जो पिता थे, किसके? खिज्र खां के, मलिक। इनके पिता का नाम था मलिक सुलेमान। क्या? मलिक सुलेमान। यानी कि जो खिज्र खां थे ये इनके पुत्र थे। किसके? मलिक सुलेमान के। ये इनके पिताश्री थे। किसके? खिज्र खां के। खिज्र खां के पिता का नाम था मलिक सुलेमान, और मलिक सुलेमान जो थे वो मुल्तान के गवर्नर थे। क्या? गवर्नर थे। कौन? ये मलिक सुलेमान। फिर इनके पुत्र का नाम था, यहाँ खिज्र खां इनके पुत्र थे, आपने समझा। तो मलिक सुलेमान की यहाँ एक बात ये आती है, जब मलिक सुलेमान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनका जो काम होता है वो देखते हैं कौन? खिज्र खां देखते हैं। तो खिज्र खां तो देखते हैं इनके मतलब फिर इनको गवर्नर बना दिया जाता है। किसको? खिज्र खां को। यानी जब मलिक सुलेमान की मृत्यु हो जाती है इनके पिता की, खिज्र खां के, तो उसके बाद इनके स्थान पर इनको गवर्नर बना दिया जाता है, खिज्र खां को। फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे जब ये गवर्नर बन जाते हैं खिज्र खां अपने पिता के स्थान पर, तो फिरोज तुगलक जो थे, ठीक है, फिरोज तुगलक ने खिज्र खां को मतलब सुल्तान पहले से ही बना के रखा था। यानी कि मुल्तानों की जो जागीर थी इन्हें पहले ही सौंप दी थी फिरोज तुगलक ने। परंतु जब फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे ये समझिए, जब यहाँ पे तो इनके जब पिता जो थे वो थे कहाँ के? वो मुल्तान के गवर्नर थे। बात समझिए, इनके पिता जो थे, मैंने कहा कि खिज्र खां के पिता का नाम था मलिक सुलेमान। तो मलिक सुलेमान जो थे ये मुल्तान के गवर्नर थे, और जैसे ही खिज्र खां के पिता की मृत्यु हो जाती है वैसे ही इनका स्थान इनको दे दिया जाता है। किसको? खिज्र खां को। तो उसके बाद में अब चलिए ये तो हो गया कि इनके मृत्यु के बाद इनकी पदवी इनके पुत्र ही ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बात एक और आ जाती है कि जो फिरोज तुगलक थे,
फिरोज तुगलक ने क्या किया था, उन्होंने पहले से ही अपनी जो जागीर थी इनको सौंप दिया था। किसको? खिज्र खां को। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे ये समझिए, खिज्र खां को पहले से ही इन्होंने अपनी जागीर यानी फिरोज तुगलक जो थे वो अपनी मतलब पूरा जो काम काज था वो सारी चीज़ें खिज्र खां को उन्होंने सौंप दिया था। अब फिर उसके बाद में जब फिरोज तुगलक की भी मृत्यु हो जाती है, किसकी? फिरोज तुगलक की भी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उनका देख रेख कौन करता है? यही करते हैं, खिज्र खां ही। तब इनको भी मुल्तान की जागीर वो पहले से ही दे रखे थे फिरोज तुगलक। तो उसके बाद जैसे ही फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है, उनकी जो सारी व्यवस्थाएं होती है वो डगमगा जाती हैं। तो उनकी व्यवस्था वहाँ पे अव्यवस्था फैल जाती है। फिर उसके बाद देख रेख खिज्र खां ही करते हैं, खिज्र खां ही करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि खिज्र खां की ही मतलब जो खिज्र खां थे उनकी जागीर को ये संभालते हैं खिज्र खां। फिर एक यहाँ पे फिरोज तुगलक जैसे खिज्र खां को मुल्तान की जागीर दे रखी थी, परंतु जब फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनकी व्यवस्था डगमगा जाती है, अव्यवस्था फैल जाता है। और जैसे ही अव्यवस्था फैल जाता है वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे एक उनके भाई आ जाते हैं सारंग खां। किसके? सारंग खां। तो उनके एक भाई आ जाते हैं सारंग खां। ये क्या करते हैं, ये खिज्र खां को घेर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। और जैसे ही खिज्र खां को बंदी बना लेते हैं वहाँ से ये इनको चंगुल से निकलकर खिज्र खां क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाती है, जब 1398 में क्या होता है, 1398 ईस्वी में फिर क्या होता है, तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे समझिए, जब 1398 में तैमूर के भारत पर आक्रमण होता है तो उस टाइम क्या हुआ, उन तैमूरों का इन्होंने क्या किया, मदद किया था। किसने? खिज्र खां ने तैमूर का उन्होंने मदद किया। यानी कि जब वो भारत आए, तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की थी। किसकी? तैमूरों की इन्होंने मदद किया, खिज्र खां ने मदद किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि तैमूर ने, इसका परिणाम क्या निकला, जब खिज्र खां ने इनकी मदद की थी, तैमूरों की भारत में सहायता की, इनकी जब ये यहाँ पे आक्रमण किए 1398 ईस्वी में, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जब इन्होंने खिज्र खां ने तैमूरों की मदद की और उसके परिणाम स्वरूप इनको क्या हुआ, इनकी नियुक्ति कर दी गई सूबेदार के पद पर। किसने किया? तैमूरों ने ऐसा किया कि उसकी जब इन्होंने इनकी हेल्प की तो उसके बदले में इन्होंने क्या किया, 1398 ईस्वी में इनकी मदद की थी खिज्र खां ने, और उसके बदले में इन्हें सूबेदार बना दिया गया था। जैसे दीपावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इन सब स्थानों पर इनकी देखरेख होती थी। किसकी? खिज्र खां की। तो अब इसके भाई जब इन्होंने इनकी हेल्प की तो इन्होंने भी इनके लिए इतना सब कुछ कर दिया कि इनको वहाँ का सूबेदार ही बना दिया। अब फिर आगे क्या होता है, फिर उसके बाद में जब 1414 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर ये बैठ जाते हैं, कौन? खिज्र खां। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं कि 1414 की स्थिति क्या होती है, मतलब जिस टाइम ये गद्दी पर बैठते हैं उस वक्त। चौदह सौ चौदह में जब ये खिज्र खां गद्दी पर बैठते हैं तो क्या होता है, खिज्र खां 1414 ईस्वी में जब सुल्तान बना तो उस समय क्या थी, राजधानियाँ जो थी उनमें आपस में ही विवाद होता था, मतलब उस राजधानियों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। फिर क्या हुआ, फिर उस टाइम जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो ये वहाँ पे जब संघर्ष होता है तो उन सारी चीज़ों को ही संभालने में लग जाते हैं। और जब ये उन सारी चीज़ों को ही संभालने में लग जाते हैं फिर वहाँ पे बहुत सी ऐसे क्षेत्र से जो आपस में लड़ाई करते थे, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पर नियंत्रण के लिए इन्होंने बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं की, लेकिन वो सारी इनकी जो व्यवस्थाएं रही वो असफल हो गई। जैसे हमने तुगलक काल में पढ़ा था तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाता है। फिर खिज्र खां का शासन चलता है। शासक बनने के बाद खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है कि जब ये शासक बन जाते हैं तो क्या था, ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए। क्यों नहीं किए, हम आगे बताते हैं आपको। ये नहीं किए, ये अपने आप को क्या समझे पता है, इन्होंने खुद ही कह दिया, इन्होंने रैयत ए आला
इन्होंने अपने आप को कहा कि मैं रैयत आला अर्थात जिसे कहा जाता है मातहत, समझते हो? मातहत का मतलब होता है वफादार। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने आप को सुल्तान, मतलब अपने आप को सुल्तान नहीं नियुक्त किए, इन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं रैयत आला की उपाधि धारण करूंगा, अर्थात जिसका मतलब होता है मातहत। मातहत का अर्थ होता है वफादार। तो ये किसके वफादार थे? ये तैमूर के वफादार बन के रह गए। इन्होंने तैमूर के लिए हमेशा क्या किया, हमेशा नए नए चीज़ें उनके पास भेजते रहे। मतलब ये हमेशा इस बात में रहते थे कि मैं हमेशा, मुझसे जितना हो सके मैं उतना ही तैमूरों की क्या करूं, मदद करूं। और ये हमेशा से ही तैमूर के क्या थे, वफादार बन के रह गए। कौन? खिज्र खां। फिर यहाँ पे बात ये जाती है कि खिज्र खां ने सिक्कों पर तुगलक, हाँ, जब ये शासक बन जाते हैं ना खिज्र खां, तो ये भी अपने काल में जो सिक्के चलवाए हैं उस सिक्कों पर अपना नाम नहीं छपवाया। मतलब इन्होंने ना तो जब सुल्तान ये बने तो इन्होंने सुल्तान की उपाधियाँ भी धारण नहीं की, इन्होंने अपने आप को मातहत साबित कर दिया, अर्थात वफादार तैमूर के। ये तैमूर के वफादार थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनके शासनकाल में जिन्होंने जो सिक्के चलवाए उस सिक्कों पर अपना नाम अंकित नहीं करवाया, बल्कि इन्होंने तैमूर के नाम को अंकित करवाया। और जो पहले से शासकों का नाम उस पर था उसको रहने दिया, और जो नए सिक्कों को ढलवाया उस पर तैमूरों के नाम को अंकित किया। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने क्यों सिक्कों पर तैमूर के नाम को अंकित किया, क्योंकि ये तैमूर के क्या थे, वफादार थे। जब 1398 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर तैमूरों ने, तो ये जो थे खिज्र खां, इन्होंने उनकी मदद की, और उसके बदले में तैमूरों ने क्या किया, इनको सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक, तो इतनी सारी बातें तो इसमें हो गई थी। अब हम लोग ये तो पहले थे, यानी जो खिज्र खां थे ये तो पहले संस्थापक इसके रहे सैयद वंश के, यानी कि इसमें 4 शासकों ने शासन किया, 37 वर्षों तक इनका शासन चला। उसके बाद में ये पहले शासक थे खिज्र खां। अब जो 3 आपके जो शासक बचते हैं हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपके जो दूसरे शासक आते हैं वो आते हैं मुबारक शाह। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे मुबारक शाह के बारे में, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे कि उनके शासनकाल में कैसे कैसे कार्य हुए, उन्होंने क्या क्या योजनाएं चलाई। तो हम लोग नेक्स्ट उन वीडियो को समझेंगे, मतलब उन वीडियो में हम लोग जो 3 शासक बचे हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसके बाद आएंगे कौन, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। तो हम लोग अभी खिज्र खां को हम लोगों ने पढ़ लिया। खिज्र खां के बाद अब जो दूसरे सैयद वंश के शासक होते हैं वो होते हैं मुबारक शाह। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग को जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम उसे जरूर बताएंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।